जयंती क्लास, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने अभी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कुछ समय पहले ख़त्म की थी। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था, अगला जो चैप्टर था वो वैदिक संस्कृति था, तो वो शुरू करना था। तो चलिए, वैदिक संस्कृति के जो आज हमारा टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो पेपरों में कभी कभी टहलते हुए आ जाते हैं। जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या कुछ कभी काम से कहीं घूमने के मन हो कहीं चले जाते हैं, वैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं जो पेपरों में कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन नेट के पेपर में आपको अधिकतर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए हम इसी टॉपिक को आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक आज का वो देखते हैं, वैदिक संस्कृति से ही रिलेटेड है। तो कल से हम जो आज इसके जो मिसलेनियस कंप्लीट करवा देंगे, कल से वैदिक संस्कृति जो मेन टॉपिक है वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक संस्कृति जो मिसलेनियस पार्ट है वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है कि जो आर्यों के मूल निवास स्थान बताए थे, जो वैदिक संस्कृति का एक जो उदय बताया गया था वो ये बताया गया था कि आर्यों के द्वारा ही वैदिक संस्कृति का उदय हुआ है। तो आर्यों के जो मूल निवास स्थान थे, मतलब जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो वैदिक संस्कृति में लोग बसे थे या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बसे थे वो कहाँ से आके बसे थे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अभी करवाया था मिसलेनियस में, यह एक पार्ट। अब इसमें आते हैं वैदिक संस्कृति में आते हैं। तो क्या है टॉपिक हमारा आज का, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का मत। मतलब जो हमारे इतिहासकार थे या जो विद्वान, तो उन्होंने क्या बताया कि जो वैदिक काल में या वैदिक संस्कृति में जो लोग बसे थे वो कहाँ से आके वैदिक संस्कृति में आके बसे थे, मतलब भारत में आके बसे थे। तो देखते हैं मेनली ये भारत में आके बसे थे, उसका बताया गया कि ये कहाँ से आए थे। तो कौन कौन से विद्वान ने उनका क्या निवास स्थान बताया, इससे एक क्वेश्चन मिसलेनियस में अलग अलग टॉपिक से उठा के कभी कभार मैचिंग पूछ लेता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन थे। लेकिन इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी होते हैं अधिकतर मैचिकों में आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तुम्हारा जो पहला विद्वान है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने जो आज वैदिक संस्कृति के लोगों को कहाँ से बताया, आर्यों को मूल निवास स्थान क्या बताया है। तो उन्होंने उनका आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया, जो कि बैक्ट्रिया में है। तो उसने मूलर ने कौन सा स्थान बताया, मध्य एशिया का बैक्ट्रिया बताया है। किसका मूल निवास स्थान था, तो आर्यों का मूल निवास स्थान था। उसके बाद गाइल्स, तुम्हारे जो गाइल्स थे उन्होंने क्या बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है, तो हंगरी या डैन्यूबी नदी घाटी बताई है। तो हंगरी या डैन्यूबी नदी घाटी किसने बताई है आर्यों का मूल निवास स्थान, गाइल्स ने बताई है। पेनका या हट, अगले हमारे जो विद्वान है पेनका या हट, इन्होंने क्या बताया है, जर्मन। तो जर्मन किसने बताया आर्यों का मूल निवास स्थान, पेनका या हट ने बताया है। नेहरिंग, अगले नेहरिंग तथा गार्डन चाइल्ड ने किसको बताया, दक्षिणी रूस को। जो रूस हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसका जो दक्षिणी भाग बताया है, वहाँ से इन्होंने क्या बताया कि दक्षिणी गार्डन चाइल्ड ने या नेहरिंग ने कि दक्षिणी रूस से जो लोग आए थे वो भारत में आके बसे थे, उनको ही आर्य कहा गया था। और बाल गंगाधर तिलक, मोस्टली इंडियन ज़्यादा याद करिए क्योंकि इंडियन ने बहुत कम लोगों को बताया, लेकिन ये मोस्टली पूछ लेता है इंडियनों के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से बताया, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, दो ध्रुव हैं विश्व संसार में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, ऊपरी वाला ध्रुव है, जो अर्थ हमारी इस प्रकार है। जो हमारे उत्तरी ध्रुव है, यहां से उत्तरी ध्रुव से बताए हैं कि आज उत्तरी ध्रुव से आकर भारत में बसे हैं, वो किसने बताया, बाल गंगाधर तिलक ने बताए हैं। गंगानाथ ने क्या बताया, गंगानाथ झा ने, जो ब्रह्मर्षि देश था वहां से आके बसे थे, ब्रह्मर्षि देश जो था वो किसने बताया कि आज वहां से आए हैं, गंगानाथ झा ने। उसके बाद है अविनाश चंद्र दास तथा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद या अविनाश चंद्र दास ने कहाँ से बताया, जो सप्तसैंधव प्रदेश बताए थे, जो सप्तसैंधव प्रदेश थे वहाँ से ही आए थे, जो आर्य के निवासी थे, आर्य थे वो कहाँ से आए थे, सप्तसैंधव निवास प्रदेश से आए थे। अगले हमारे दयानंद सरस्वती और पार्टीजर, इन्होंने क्या बताया था, तिब्बत। तो तिब्बत जो भारत का ऊपरी हिस्सा है,
वहाँ से इनके बताएं कि कहाँ से आए हैं। तिब्बत से किसने बताया कि तिब्बत से आर्य आए हैं? तो दयानंद सरस्वती व पार्टीजर ने बताया कि ये जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। इसके बाद जो मेन जो हमारा आंसर माना जाता है वो एनसीईआरटी ही बेस पे माना जाता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि एनसीईआरटी क्या मानती है। जो आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास से आए हैं, जो हमारे आल्पस पर्वत हैं उसके पूर्व में यूरेशिया के पास से आर्य आए हैं। तो ये किसके द्वारा माना जाता है? एनसीईआरटी द्वारा। और एनसीईआरटी जब कोई भी एग्जाम होता है उसमें जब अगर एनसीईआरटी बेस ही आंसर मेनली माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट किताब चलाती है, इसलिए इसका मेन याद करिएगा कि आर्यों का निवास स्थान एनसीईआरटी द्वारा किसका बताया गया? आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास का बताया है। अगले हमारे राजबली पांडे। तो राजबली पांडे ने कहाँ से बताया है? आर्यों का निवास स्थान मध्य भारत बताया है। तो मध्य भारत किसने बताया है? राजबली ने। एल.डी. काला ने क्या बताया है? इसने कश्मीर व हिमालय बताया है। तो कश्मीर, हिमालय या दयानंद सरस्वती, पार्टीजर, तिब्बत, इन लोगों ने लगभग एक ही स्थान से बताया कि दयानंद सरस्वती और पार्टीजर ने तिब्बत बताया है और एल.डी. काला ने कश्मीर या हिमालय बताया है। और ये भी हिमालय का ही पार्ट है, जो तिब्बत बसा है वो हिमालय का ही पार्ट है। डी.एस. त्रिदेव ने कहाँ बताया है? देवका प्रदेश, जो मुल्तान प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान में है। तो डी.एस. त्रिवेदी ने कहाँ बताया? देवका बताया, जो सिंधु लोगों का निवास स्थान, तो वो कौन सा है? देवका प्रदेश, जो मुल्तान में है। किसने बताया? डी.एस. त्रिवेदी ने। और बेनेफ ने क्या बताया है? काला सागर। तो काला सागर निवास स्थान किसने बताया? आर्यों का। बेनेफ ने बताया है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पेपरों में बहुत आ जाते हैं और लोगों को पता नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। ये नेट के एग्जाम जो मेनली होता है प्रोफेसर वाला, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति होती है उसमें, उसके तहत ये क्वेश्चन उस पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। टॉपिक के रिलेटेड तो पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से निवास स्थान कहाँ से आए, या मैचिंग में ये क्वेश्चन बहुत ही मिलते हैं। तो जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये भी करवा देंगे, तो उसकी क्लास भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज आगे चलते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। मतलब ये खत्म हो गया। अब जो इसी में वैदिक संस्कृति में जो अन्य टॉप पॉइंट है जो पेपरों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वो देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसी जो हमारी मिसलेनियस क्लास होती है उसको आप इस प्रकार समझें, जैसे कि मिसलेनियस क्लास होती है उसको इस प्रकार समझे कि जैसे कि कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है, तो कोई अच्छा मेहमान होता है, कोई ख़राब मेहमान होता है। तो उसी प्रकार होते हैं जो मेहमान मेनली मान लीजिए मिसलेनियस क्लास, जो बिन बताए आ जाते हैं। उसी प्रकार यही क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं होते और बिन बताए पेपरों में आ जाते हैं। तब आप देखते हैं कि ये मेहमान है कौन। तब आप अपना सिर मारते हैं, हाथ पैर मारते हैं कि इसका सही आंसर मिल जाए। अगर माइनस मार्किंग है तो आप इसको छूते नहीं हैं। बस नेट का पेपर में एक अच्छी बात होती है कि उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, उसमें आप अंधे भी मार सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और इस बार से नेट शायद सीबीएसई करवाए, क्योंकि नेट ने इस बार डिसीजन लिया कि हम ना करवा के अपना पेपर किसी और को करवाएंगे। तो सीबीएसई शायद इस बार से नेट करवाए, या अगले साल जो पेपर होएगा वो सीबीएसई करवाए। तो नेट का पेपर अब नेट ना कह के सीबीएसई कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने मेहमानों को। तो कुछ ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं, तो उसमें उनके नाम पूछ लेता है कि वर्तमान नाम इनका क्या है, कि प्राचीन नाम इस नदी का क्या है। तो चलिए वो देख लेते हैं, जो ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनके नाम देख लेते हैं। तो जैसे वर्तमान नाम सतलज, इसका प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। तो सतुद्री किसका वो सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री है। चिनाव का अस्किनी है। ये भी मिसलेनियस में वो जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। इस पीछे आप ध्यान दीजिए कि ये मैचिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। तो चिनाव का प्राचीन नाम अस्किनी। सिंध का सिंधु। तो सिंध का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, कुछ अच्छे मेहमान होते हैं जो आते हैं और जाते टाइम रुपया दे के जाते हैं, और कुछ खतरनाक मेहमान होते हैं। ये अच्छे मेहमान है सिंध का सिंधु। चिनाव का अस्किनी, ये थोड़े टिपिकल टाइप के जो मेहमान आते हैं, बैठते ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं पहले तो, कि बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम ये कर लो। उसके बाद आपकी जो पढ़ाई चल रही होगी, आपका जो रिजल्ट आएगा उसका दूसरों से कंपेयर करते हैं।
सबसे गलत चीज़ किसी के साथ कंपेयर करने की, और वो भी उसके साथ कंपेयर करेंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो 7th क्लास वाले बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे कि हमारे बच्चे के तो 90% है, तुम्हारे तो 70% रह गए। तो कंपैरिजन आप देख लीजिए 7th का 11th वाले के साथ, या और छोटा होगा 8th 6th 5th में होगा या 4th में होगा, उसके साथ कंपेयर करेंगे। या फिर सीधे सीधे आपका कहेंगे कि मतलब ये आपके पिताजी के सामने आपके ऐसी तैसी करने के लिए आते हैं, वो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अब सिंध का सिंधु पूरा कोई भी मार देगा आसानी से, भूले भटके आएगा सिंध का सिंधु। अब किसी ने पूछ लिया अस्कनी किसका नया वर्तमान नाम है, आप कंफ्यूज, चिनाव का। पेपर में आया चिनाव, काबुल, गंडक या सतलज, व्यास और भी जो नदियां निकलती हैं, आप किसको मारेंगे, आप कंफ्यूज, आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये थोड़े टिपिकल टाइप के जो मेहमान होते हैं वो कौन से होते हैं, इस प्रकार के नाम वाले, तो इनको खासकर याद रखिएगा। जैसे गोमल का गोमती, ये भी अच्छे खासे हैं, इन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे, जाते टाइम 50 रुपये दिया चले गए। ये भी थोड़े गोमल का गोमती आप अंदाजा मार सकते हैं। सोहन का सुसोमा, ये तीनों प्रकार एक ही प्रकार के मेहमान जो होते हैं, लगभग सेम होते हैं, आते हैं खाए पिए चले गए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे व्यास का विपाशा, ये भी ठीक नाम है, व्यास का विपाशा। रावी का पुरुषड़ी या इरावती, ये टिपिकल टाइप के मेहमान आ गए। टिपिकल टाइप कैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कि आप क्या करते हैं, किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही, क्वेश्चन पूछना चालू हो गए, आपको इरिटेट करने के मकसद से ये आते हैं। तो रावी का कौन से होते हैं, परुसड़ी या इरावती। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेंगे कि परुसड़ी या इरावती किस नदी का वर्तमान नाम है, तो रावी का है। तो ऑप्शन दे देगा रावी, झेलम, व्यास या सतलज। तो आपको लगाना पड़ेगा, तो परुसड़ी या इरावती किसका वर्तमान नाम, रावी का है। अधिकतर क्वेश्चन किसी प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान नाम का प्राचीन नाम क्या है, या प्राचीन नाम का जो नदी का वो वर्तमान नाम क्या है, या मैचिंग में इसका पूछ लेता है। अगला हमारा झेलम, तो झेलम का क्या नाम है, वितस्तता। तो झेलम का क्या नाम है, वितस्ता। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। कुर्रम जो हमारी नदी वो अफगानिस्तान में बहती है, इसका प्राचीन नाम है कुल्मू। तो नए से प्राचीन याद करिएगा तो जल्दी याद होंगे आपको। कुर्रम का कुल्मू, तो कू से कू याद कर लीजिएगा, कू किसका है, कुर्रम से कुर्रू। काबुल, काकू याद कर लीजिएगा, काबुल का काकू। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। काबुल का कुंभा, काबुल हमने नहीं करवाई, काबुल का कुंभा। तो काकू कौन सी है, काबुल का कुंभा। याद करने का तरीका हम आपको बता रहे, काबुल, काकू कौन है, काबुल कुंभा। कुकू कौन है, कुर्रम कुकू। स्वात सुवास्तु, तो स्वात से सुवास्तु, सुसु। याद करने का तरीका है, कोई गलत मतलब ना निकालिएगा। सुसु कौन से, स्वात से सुवास्तु। गंडक से सदानीरा, तो गंडक का प्राचीन नाम क्या है, सदानीरा। तो गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा। स्वात का सुवस्तु, स्वात का प्राचीन नाम सुवस्तु। काबुल का कुंभा, और कुंभा हमारी अफगानिस्तान में, कुर्रम भी अफगानिस्तान में। झेलम जम्मू कश्मीर में है, तो झेलम पाकिस्तान में जाती है, तो झेलम वितस्ता। रावी का प्राचीन नाम परुसड़ी, इरावती। व्यास का विपाशा, सोहन का सुसोमा, गोमल का गोमती, सिंध का सिंधु। ये तो आपको आराम से याद हो जाएंगी ये नदियाँ। विपाशा भी याद हो जाएगी, व्यास भी, स्वाद भी याद हो जाएगी, काबुल भी याद हो जाएगी, कुर्रम भी याद हो जाएगी। 5-6 ही बचेंगी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 नदियाँ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। 5 नदियाँ जो आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी तो उसी के नाम से, सा से सा, ग्वा से गा, सो से सो, व्यास से विपाशा, इसी प्रकार आपको याद करनी रहेंगी। तो आपको समझ में आएगा कि वर्तमान नाम इनका क्या है, प्राचीन नाम क्या है। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी नदी पाकिस्तान में। तो हमारी कुंभा, कुंभा कहाँ गई, ये रही कुंभा। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा। कुल्मू, कुर्रम का प्राचीन नाम कुल्मू। गोमती, गोमती कहाँ की, गोमती इधर है, गोमती ये रही। गोमल का प्राचीन नाम गोमती एवं सुवास्तु, तो सुवास्तु ये रही। स्वात का प्राचीन नाम सुवास्तु। ये सब अफगानिस्तान में। तो कुंभा, कुल्मू, गोमती एवं सुवास्तु अफगानिस्तान में। एक ये पंजाब, पंजाब को क्या कहा जाता है, 5 नदियों जहां आके मिलती है उसको पंजाब कहा जाता है। जैसे 2 नदियों को या 3 नदियां जहां मिलती है उसको संगम कहा जाता है।
इसी प्रकार अगर जहाँ 5 नदियाँ आके मिलती है उसको पंजाब कहा जाता है। तो वर्तमान जो भारत का वर्तमान जो पंजाब है उसमें कोई भी पांचों नदी आपस में आके नहीं मिलती, लेकिन जो पूर्व का पाकिस्तान, मतलब कि जो पूर्व का भारत है, या जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो दोनों का पंजाब एक ही में सम्मिलित था। तो प्रेजेंट टाइम की ये पांचों सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, ये पांचों नदी वर्तमान पाकिस्तान के जो पंजाब है उस हिस्से में आके मिलती हैं। लेकिन पुराना नाम होने के कारण इसको अभी भी इसका नाम पंजाबी कहा जाता है, लेकिन पांचों नदियां वहां से होके बहती हैं इसलिए इसका नाम भी पंजाब कहते हैं। 5 नदियां होके बहना या 5 नदियां एक साथ मिलना उसको पंजाब कहा जाता है। तो पंजाब में कौन कौन सी नदी बहती है? सतलज जाती है, रावी, चिनाब, झेलम व व्यास। तो सतलज, रावी, चिनाब, झेलम व व्यास कहाँ से जाती? पंजाब से जाती है, इसलिए इसको 5 नदियां जिस जगह से होकर जाती है उसको क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। तो चलिए आगे जो कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए, मतलब कि 1-2 टॉपिक जो मिसलेनियस के रह गए हैं, मेहमानों के जो रह गए हैं वो देख लेते हैं। अन्य प्रकार के मेहमान किस प्रकार आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें यह बताया गया जो ऋग वैदिक काल में या वैदिक कालीन चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा वैदिक कालीन शब्दावली। तो वैदिक कालीन शब्दावली में यह बताया गया है कि जो हमारे वैदिक शब्द थे या वर्तमान शब्द के बारे में बताया गया। जो वर्तमान शब्द हैं उनको हम वैदिक काल में क्या क्या कहा करते थे। तो गेहूं को हम लोग क्या कहते थे? पुराना गोधुम। तो गेहूं को गोधुम, धान को ब्रीही। तो धान को क्या कहा जाता था? ब्रीही। तो गेहूं को गोधुम, धान को ब्रीही, चावल को तंदुल। तो चावल को क्या कहते थे? तंदुल कहते थे। दूध दूहने वाली या पुत्री को क्या कहा जाता? दुहिता। तो दूध दूहने वाली या पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता था। जौ को यव कहा जाता था। तो जौ हमारा होता था उसको यव कहा जाता था। विद्वान ब्राह्मण को क्षत्रिय या क्षेत्रिम कहा जाता था। जो हमारा ब्राह्मण होता था, विद्वान ब्राह्मण होता था, उसको क्षत्रिय या क्षेत्रियम क्षेत्रिम कहा जाता था। और जिसका जन्म 2 बार हुआ उसे द्विज कहा जाता था। तो वैदिक काल में जिसका जन्म 2 बार हुआ उसे क्या कह के पुकारते? तो द्विज कह के पुकारते थे। और गायों की खोज या गायों के लिए युद्ध होता तो वो किस पीछे उसको क्या कहा जाता था? गविष्टि कहा जाता था। जो हमारा वैदिक कालीन संस्कृति है उसमें जो मेनली होता था उसको गायों के जो बचाव काल के लिए, गायों को ढूंढने के लिए, गायों के लिए, युद्ध के लिए ये राजा का चुनाव होता था। बाकी जो उससे पहले हड़प्पा सभ्यता में था गाय का महत्व नहीं था। गाय तो थी लेकिन उसका महत्व नहीं था। तो गविष्टि गायों की खोज और युद्ध को कहा जाता था। ब्रजपाती किसको कहा जाता? जो चारागाह का अधिकारी होता था या गांव का प्रधान होता था। गांव का प्रधान ही चारागाह देखता था। तो गांव का प्रधान या चारागाह का अधिकारी को क्या कहा जाता था? ब्रजपाती कहा जाता था। जन या विष को क्या कहा जाता था? वैदिक कबीले कहे जाते हैं। जो कबीले होते थे वैदिक कबीले, उसको जन या विष कहा गया है। लांगल या वक्र किसको कहा गया? हल को कहा गया है। तो लांगल या वक्र किसको कहा गया? हल को कहा गया है। धन्व किसको कहा गया? मरुस्थल जो होते हैं उसको कहा गया है। किनासा, तो किनासा कहा गया हल चलाने वाले को। जो हल चलाने वाले होते हैं उसको किनासा कहा गया है। और इसी में एक सीता याद कर लीजिएगा। सीता एक शब्द याद आ गया। जो हल चलाने से बनी नालियां होती है उसको कहा जाता है हल चलाने से बनी नालियां। जो भी गांव से रिलेटेड या खेती देखी हो जिसने, जब हल जोता जाता है, हल से खेती की जाती है, इस प्रकार से उसके बीच में मिट्टी उठ जाती है। मिट्टी उठ जाती है ऐसे, फिर यहाँ गैप होता है, फिर मिट्टी उठ जाती है, फिर गैप होता है, फिर मिट्टी उठ जाती है। जो ये बनती हैं वो नालियों के टाइप की होती है। मतलब नाली से पानी बहता है। नाली का मेन अर्थ जो होता है वो पानी निकलना होता है कि एक छोर से दूसरे छोर पानी निकल जाए। तो जो सीता था उसका जो वैदिक काल में अर्थ होता था उससे क्या कहा गया? हल चलाने से बनी नालियां। वैसे भी माँ सीता का जो जन्म हुआ था या माँ सीता जहाँ से प्राप्त हुई थी वो हल चलाते टाइम ही माँ सीता जब खेत से ही मिली थी माँ सीता। तो सीता का अर्थ क्या होता है? हल चलाने से बनी नालियाँ।
और किनासा क्या होता है? हल चलाने वाले। तो किनासा हल चलाने वाले, और सीता हल चलाने से बनी नालियां। परी, परी होता था व्यापारी या गायों का लुटेरा। तो परी क्या कहते थे? व्यापारी या गायों का लुटेरा। अनस बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी का वैदिक नाम क्या है? अनस है। अग्निदेव का प्राचीन नाम क्या है? पथिकृत। अग्निदेव का प्राचीन नाम पथिकृत। वैद का विसज, तो वैद का विसज। चारागाह का गव्य व जुते हुए खेत का उर्वरा कहा जाता था। तो जुते हुए खेत का क्या कहा जाता? तो उर्वरा। और सीता का हल चलाने से बनी नालियां कहा जाता था। तो हमारी ये वैदिक कालीन शब्दावली जो होती है भी पेपरों में पूछ ली जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल से वैदिक संस्कृति हम कल से शुरू करेंगे। इसका जो मेन टॉपिक, मतलब ये आज से शुरू हो गया, लेकिन जो मेन जो आता है पेपरों में जहाँ से पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस टाइप के होते हैं, मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ इसी के आगे वैदिक संस्कृति में। तो आज के लिए जय हिंद।